ओके जी, सो क्लास लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। सो अभी तक हमने जो है अपने लेक्चर में डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स देखे हैं, और हमने एजाइल, स्क्रम, स्पाइरल और इंक्रीमेंटल एंड ऑल हमने ये डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स देखे। हमने एसडीएलसी देखा, और एसडीएलसी में हमने देखा कि we have certain phases. The very first phase was requirement engineering. Then we proceeded with the design, then the implementation, and then we have testing, and then deployment and maintenance of a software system. इसके बाद हमने अपना जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, करंटली वी आर एट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, या जिसको आप अदर वर्ड्स में कहते हो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट कलेक्शन और वट एवर। सो वी आर गोइंग टू स्टडी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ हद तक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को देखा था। आज हम इसको मजीद डिटेल में देखेंगे कि बेसिकली आरई का जो ये प्रोसेस है ये होता क्या और ये किस तरह से चल रहा होता है। सो लेट्स बिगिन। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को अगर आप स्पाइरल व्यू में देखो, मतलब अगर आप स्पाइरल प्रोसेस मॉडल यूज कर रहे हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर आपका स्पाइरल व्यू है आरई के प्रोसेस का भी, तो वो किस तरह से दिखेगा। तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यू विल सी के फ्रॉम हियर वी आर स्टार्टिंग, दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। देन वी डू रिक्वायरमेंट, business requirement specification, which means कि we are taking requirement specification from the business perspective कि क्या है और किस तरह का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। स्पाइरल में हर प्रोटोटाइप बनती है, फिर कस्टमर के पास जाती है, फिर कस्टमर जो है वो उसको अपना फीडबैक देता है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप देख रहे होते हो क्या कम होता है। जी, इसमें रिस्क कम हो जाता है, इसी वजह से कम हो जाता है। जी, जी। अच्छा, तो अब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में अगर हम स्पाइरल व्यू लेकर आते हैं तो वी सी कि वी स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड देन वी टेक द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उसके बाद हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी में हम देख रहे होते हैं कि वेदर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज फिजिबल और नॉट। फिजिबिलिटी देखने के बाद हम यूजर की रिक्वायरमेंट देख रहे होते हैं। अब यूजर की रिक्वायरमेंट में और बिजनेस रिक्वायरमेंट में डिफरेंस है। यूजर की रिक्वायरमेंट वो वाली, ये इसमें हर आपका सिस्टम का तमाम तर यूजर्स आ जाएंगे, चाहे वो जो सा भी आपका यूजर है, ये उन तमाम की रिक्वायरमेंट है। और ये बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में हम सिर्फ इतना बता रहे होते हैं कि बेसिकली हम किस तरह की प्रोडक्ट चाहते हैं और क्या होगा, और यहाँ पे हम उसके फीचर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। देन ऑफ कोर्स उनकी स्पेसिफिकेशंस हम देखते हैं, फिर हम एक प्रोटोटाइप डिजाइन कर देते हैं। फॉरवर्ड जाते जाते फिर हम सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, उनकी मॉडलिंग वगैरह, प्रोटोटाइप, फिर वो प्रोटोटाइप जाके यूजर को डिप्लॉय होती है, फिर उसके कुछ रिव्यूज आते हैं, एंड अगेन ये कंप्लीट प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन अगर आप इसको समराइज करें, और सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि इस प्रोसेस में पहले रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आती है, फिर आप जो है वो उसको इलिसिट करके उसको स्पेसिफाई करते हो, फिर आप उसको वैलिडेट करते हो कि वेदर दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इज वैलिड और नॉट, और फिर आप एक रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट जनरेट करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलिसिटेशन, then specification, then validation, and at the end we have system requirement document. And of course ये स्पाइरल में ये भी मूव करता रहता है, जिस जिस तरह से आपकी प्रोटोटाइप्स आती जाती हैं उसी सी तरह से आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस कंटिन्यूड रहता है। इज दैट क्लियर क्लास? ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है सबको? यस मैम। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये इसी प्रोसेस को ना इन्होंने थोड़ा सा डॉक्यूमेंट, अच्छा अरबाज का क्वेश्चन है कि जी सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो है आपने ये पिछली स्लाइड में ये कहा है, ये क्यों बनाते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, इसके बनाने की रीजन ये है कि ये डॉक्यूमेंट हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम की बेस है। ये डिफाइन करता है कि बेसिकली हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था हमारे क्लाइंट के साथ, हम कौन कौन सी चीजों पे हमने एग्री किया था, कौन कौन सी चीजें वी डिसाइडेड के विल बी अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, और कौन सी चीजें विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, राइट। तो इसमें हमने वो डिसाइड किया, दैट्स व्हाई ये डॉक्यूमेंट इट्स इम्पोर्टेंट। जी
नहीं, शुरू में तो इलिसिटेशन देन हुई स्पेसिफिक, बिल्कुल फर्स्ट फेज ही में बनता है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, लेकिन उसके स्टेप्स है ना। पहले इलिसिटेशन करोगे, इलिसिटेशन का मतलब है कस्टमर से पूछोगे क्या चाहिए, किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या है, फिर उसको स्पेसिफिकेशन में जाओगे, फिर उसको वैलिडेट करोगे कि वैलिड भी है कि नहीं, फिजिबल है या नहीं है। जब सब कुछ हो जाएगा फिर आप उसको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में लिख दोगे। जी जी, कह रहे जी सबको। ऑनलाइन वाली क्लास क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। तो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड एनालिसिस प्रोसेस में अगर हम फर्स्ट वन देखें तो हमारे पास आ गई रिक्वायरमेंट डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली इस प्रोसेस में हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसकी जो हमारा स्टेक होल्डर है या जो हमारा क्लाइंट है वो बेसिकली उसमें कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहता है, और हम उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिकॉज इफ वी कैन नॉट अंडरस्टैंड समथिंग वी कैन नॉट मेक इट। तो रिक्वायरमेंट डिस्कवरी में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, वी आर इंटरेक्टिंग विद द स्टेक होल्डर्स to discover their requirements. Domain requirements are also discovered at this particular stage. डोमेन रिक्वायरमेंट का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, जितने मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं इनकी डोमेन मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब एक डोमेन से ना, मेडिकल डोमेन हो गई, इंजीनियरिंग डोमेन हो गई, इंजीनियरिंग के जितने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आएंगे वो इंजीनियरिंग की डोमेन की। जी। तो इसी तरह से हम देख रहे होते हैं कि उस डोमेन की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर डोमेन इंजीनियरिंग है या डोमेन में भी आर्किटेक्ट और समथिंग मैकेनिकल इस तरह की है, तो उस डोमेन की रिक्वायरमेंट है कि उस सॉफ्टवेयर सिस्टम में मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा होगा, मैथमेटिक्स के एल्गोरिदम्स और मे बी ज्योमेट्री इन्वॉल्व हो रहा होगा अगर वो आर्किटेक्टिंग की डोमेन में से है। अगर वो मैनेजमेंट सिस्टम की डोमेन में से है तो उसमें जितने भी आपके यूजर्स हैं उनके लॉगिन्स, उनके साइन अप्स, यूजर मैनेजमेंट का एक कंप्लीट मॉड्यूल होगा। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर फेज में हम क्या कर रहे हैं, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो किस डोमेन से बिलोंग करता है, उस डोमेन की कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, और हमारा जो स्टेक होल्डर है वो क्या चाहता है कि हमारे इस सॉफ्टवेयर सिस्टम में कौन कौन से फीचर्स या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हो। क्लियर? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? Any confusions in this? Okay. Going towards the second, we have requirement classification and organization. Okay. So we have the second one, which is requirement classification and organization. So this particular states ke we group all the related requirements and organize them into a particular order. हम बेसिकली रिक्वायरमेंट्स को क्लस्टर करना शुरू कर देते हैं, इसलिए कि ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये एम्प्लॉय से रेलेवेंट है, इनको एक तरफ कर दें, ये बुक से रेलेवेंट है, इनको एक तरफ कर दो, ये स्टॉक से रेलेवेंट है, इनको एक तरफ कर दिया। तो बेसिकली वी आर क्लस्टरिंग आवर रिक्वायरमेंट्स या वी आर ग्रुपिंग आवर रिक्वायरमेंट्स और उनको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक सर्टन फॉर्मेट में, या हम उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक सर्टन ऑर्डर में। क्लियर? बताइए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का अगर सॉफ्टवेयर है तो उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अब वो रिक्वायरमेंट एम्प्लॉय की रेलेवेंट भी आएगी, एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट्स भी होंगी, बुक्स की भी होगी, स्टॉक की भी होगी, फिर जहां से आप परचेज कर रहे हो उनकी रिक्वायरमेंट्स भी होंगी, परचेजिंग। तो इन सब रिक्वायरमेंट्स को आपने ग्रुप कर दिया, क्लस्टर बना दिया। क्लियर? ऑनलाइन क्लास, इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके। तो द थर्ड वन इज रिक्वायरमेंट प्रियोरिटाइजेशन एंड निगोशिएशन। इसमें हम देखते हैं कि कौन सा वाला ग्रुप या कौन सी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जिसको हमें पहले विच इज इम्पोर्टेंट और वो उसकी सिस्टम की बैकबोन है, और ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसको हमें पहले लेके चलना चाहिए या पहले इसको कोड करना चाहिए या एनीथिंग एट ऑल। तो इसलिए हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को प्रियोरिटाइज करते हैं और फिर हम निगोशिएट करते हैं। निगोशिएट हम कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट के साथ, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ।
कि whether this prioritization is right or not। अच्छा, prioritize करते वक्त हम requirements में से अक्सर conflicts आ जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यह है कि एक या दो रिक्वायरमेंट जो है वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में होती है। फॉर एग्जांपल, एक रिक्वायरमेंट आपके पास है कि जी जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है आपका, वो एक सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद एक सर्टन रिपोर्ट जनरेट करेगा। और एक और रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपकी जितनी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम की रिपोर्टिंग है वो सिर्फ और सिर्फ एट 12 PM होगी, वो सिर्फ और सिर्फ 12 PM पे होगी। और एक दूसरा रिक्वायरमेंट है वो कहती है कि हर 2 घंटे के बाद एक सर्टन रिपोर्ट जनरेट होनी है। तो अब ये दोनों रिक्वायरमेंट जो है ये कॉन्फ्लिक्टिंग है। एक रिक्वायरमेंट कहती है कि हर 2 घंटे के बाद रिपोर्ट जनरेट हो, और एक रिक्वायरमेंट कहती है कि जितनी भी रिपोर्टिंग है वो 12 PM शार्प पे होगी, उसके अलावा पूरे दिन में रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स है। तो आप इन कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स को साइड पे कर लेते हैं, देन यू डिस्कस इट विद योर स्टेक होल्डर्स, और फिर आप डिसाइड करते हैं कि विच वन रिक्वायरमेंट जो है वो आपने रखनी है या चेंज करनी है या अपडेट करना है, वट एवर, और कि कुछ करना है कि उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो रिजोल्व हो जाए। तो वी prioritize the requirements and then we organize the requirements। रिक्वायरमेंट सारी की सारी आपको कस्टमर से आएंगी। क्योंकि कस्टमर को अक्सर देखिए, इट्स अ सॉफ्टवेयर सिस्टम ना, ये एग्जिस्ट नहीं करती ये चीज। अब कस्टमर जो है वो फर्स्ट टाइम रिक्वायरमेंट दे रहा है, मल्टीपल कस्टमर्स रिक्वायरमेंट दे रहे हैं। तो मे बी आपने कहा है कि जितनी भी रिपोर्टिंग हो वो 12 बजे, और एक और कस्टमर है या जो मेरा स्टेक होल्डर है उसने कहा है कि हर 2 घंटे के बाद सर्टन रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना। तो व्हाट वी विल डू, हम आप दोनों को बिठाएंगे, पूरी टीम बैठेगी एंड वी विल डिसाइड कि क्या करना है, कौन सी रिक्वायरमेंट को चेंज करना और किस तरह से चलना है। बच्चे, मुख्तलिफ कस्टमर से भी कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट हो सकती है, एक कस्टमर से भी कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट आ सकती है। इट डिपेंड्स ना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं। जी बच्चे, ये बहुत टाइम होता है, अच्छी खासी दफा होता है कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स। जी, एनी क्वेश्चंस टिल हियर द थर्ड फेज? नो मैम। ओके, सो द फोर्थ वन इज द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। और आपको इसका पता है कि जी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में आप क्या कर रहे होते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट की जाती हैं और उनको आप नेक्स्ट उनको यूज कर रहे हो। तो अगर ये स्पाइरल मॉडल है तो ये इसी तरह सर्कल में चलता जाएगा। क्लियर? तो वंस टू समराइज, आपका रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एनालिसिस प्रोसेस में आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई की, फिर आपने उनकी ग्रुपिंग की, उनको प्रियोरिटाइज किया, निगोशिएट किया, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बना दिया, एंड द प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग। अभी रट्टा नहीं मारना है, बस अभी से समझ लो, यहाँ बैठे बैठे रट्टा नहीं मारना, ठीक है? हाँ चलो, ठीक है, ओके, क्लियर एवरीवन? यस मैम। ओके, अब आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ द रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। अब बेसिकली यहाँ पे हम इनलिस्ट करेंगे वो प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से रिक्वायरमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जिनकी वजह से जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो एम्बिगुअस हो जाती हैं, या हमारी रिक्वायरमेंट टेस्टेबल नहीं रहती, या डिफरेंट जो भी रिक्वायरमेंट में मसले आते हैं वो इन प्रॉब्लम्स पे आते हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज स्टेक होल्डर डजंट नो व्हाट दे रियली वांट। आपका जो क्लाइंट है उसको सिर्फ इतना पता है मुझे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। ही ओनली नोस कि उसके पास सिर्फ एक आइडिया है ना, मुझे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। अब उस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या होगा, किस किस तरह से होगा, अगर तो वो नॉन टेक्निकल है तो दिस इज सो हार्ड कि उसको आप इस तरह के फीचर्स वो आपको इनलिस्ट करवा सके। तो समटाइम्स आवर स्टेक होल्डर्स और आवर क्लाइंट्स हैव नो आइडिया व्हाट दे रियली वांट, और समटाइम्स उनको ये नहीं पता होता कि वो अपनी ही ओन टर्म्स में वो किस तरह से वो रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्रेस करें कि आपके लिए भी वो टर्म्स जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो जाए, वो डेवलपर के लिए भी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लेवल पे पहुंच जाए। तो दे हैव नो आइडिया हाउ टू एक्सप्रेस द रिक्वायरमेंट्स इन एन अंडरस्टैंडेबल और इन अ सर्टेन फॉर्मेट।
Different stakeholders may have conflicting requirements. ये वही बात जो बात आपने क्वेश्चन पूछा, मल्टीपल स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट आ सकती है और ऐसा हो सकता है कि उनकी रिक्वायरमेंट आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हो। हाँ, एक ही प्रोजेक्ट की आ रही है ना। Organizational and political factors may influence the system requirements. वन बाय वन लाइन लगवा दोगे? नहीं बच्चे, एक कैसे बता दे? आपका प्रोजेक्ट है, उसके मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, एक से तो नहीं पता चलेगा। स्टूडेंट को लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या चाहिए ये फैकल्टी मेंबर तो नहीं बैठ के बता सकता, या लाइब्रेरी का एम्प्लॉय नहीं बता सकता कि एक फैकल्टी मेंबर को लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में कौन से फीचर्स चाहिए। दे कैन नॉट से दैट, उनको नहीं पता, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते उस लेवल तक जिस लेवल तक एक फैकल्टी मेंबर या एक स्टूडेंट खुद अंडरस्टैंड कर सकता है चीजों। तो इस तरह नहीं होता कि स्टेक होल्डर्स में से कोई एक आके सारी रिक्वायरमेंट्स बता के चला जाए। ये तो आपको सब बैठ के भी सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं बता पाते, एक तो बहुत दूर की बात है। The requirements change during the analysis process. New stakeholders may emerge and the system and the business environment change. तो मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं इस पूरे स्लाइड में that our stakeholders sometimes they don't have an idea what they really want. Sometimes they cannot express themselves. Sometimes they give us conflicting requirements. Sometimes some political factors or organizational factors raises and they change the requirements. उनके रिजल्ट में रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, और मुझे कंप्लीट तो करने दिया करो मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक होटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया और उसमें आपने जो आपका वो जो टैक्स होता है वो आपने ऐड किया, और अब नया पॉलिटिकल रिजोल्व आ गया जिसमें अब वो टैक्स कुछ और था, चेंज होगी उसकी वैल्यू, तो अब आपको अपने सिस्टम में उसको चेंज करना होगा। सो दिस इज अ चेंज ऑफ इन द सिस्टम रिक्वायरमेंट और समथिंग। और ये बहुत लो लेवल, ये मैंने बहुत छोटी सी एग्जांपल दी है, इससे मजीद भी चेंजेस हो सकते हैं। इसी तरह से रिक्वायरमेंट जो है वो आप एनालिसिस कर रहे हो, अपनी रिक्वायरमेंट्स का प्रियोरिटाइज करके ग्रुप कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई होगी, तो अब आपने उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना है। किस तरह रिजोल्व होता है? या तो आप एक रिक्वायरमेंट को ड्रॉप करते हो कि ये वाली रिक्वायरमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होगी और ये होगी, या आप ये करते हो कि दोनों रिक्वायरमेंट्स में से किसी एक रिक्वायरमेंट को आप चेंज कर रहे होते हो। अब ये करते कैसे? आप स्टेक होल्डर्स के साथ बैठते हो, मीटिंग करते हो और फिर आप चेंज करवाते हो। एनी क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड? क्रिटिकल फैक्टर में कौन से होते हैं? कहाँ लिखे? ऊपर लिखा है क्रिटिकल फैक्टर। हाँ बताया तो है मैंने कि अगर गवर्नमेंट की कोई रिजोल्व आ जाता है कि टैक्स चेंज हो गया, हाँ, तो कोई ना कोई पॉलिटिकल रिजोल्व, जिस तरह से अभी आपके चल रहे हैं, लॉकडाउन है, तो आपका अगर होटल मैनेजमेंट सिस्टम है वो एम्प्लॉय की अटेंडेंस लगा रहा है, लेकिन अब लॉकडाउन लग गया तो अब अटेंडेंस तो नहीं लगेगी ना उनकी, तो आपके मैनेजमेंट सिस्टम में आपको चेंज करना होगा कि वो आप कुछ ऐसा ऐड करो कि ये सब के सब उनका जो है वो ऑफ कंसीडर हो, एज एब्सेंट ना हो, ऑफ कंसीडर हो। ठीक है जी, क्लास क्लियर है सबको? यस मैम। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की टेक्निक्स हैं जी, हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, ये फंडामेंटल है, वैसे इसके अलावा भी हमारे पास और भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। So the first one is interviewing. We take a list of स्टेक होल्डर्स और हम वन बाय वन हर स्टेक होल्डर का इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। इंटरव्यू में मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इस सिस्टम में क्या चाहते हैं कि सिस्टम में क्या हो, कौन कौन से फीचर्स हो, आप इस सिस्टम को कैसे यूज करेंगे, इट्सेट्रा। मतलब इस तरह के आप उनसे बेसिकली इंटरव्यू का पर्पस ये है कि वी नो एज एन डेवलपर कि हमारा जो क्लाइंट है या जो हमारा स्टेक होल्डर है, he has a difficulty in expressing the requirements of the software system, so we do questionnaire with them. हम उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं इंटरव्यूज में, हम उनसे बातचीत करते करते हम उनसे रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बेसिकली गेट करते हैं कि बेसिकली हमारा क्लाइंट ये रिक्वायरमेंट चाहता है, ये और ये, और हम उनको लिस्ट डाउन करते हैं। दूसरी टेक्निक है जी एथनोग्राफी। एथनोग्राफी इलिसिटेशन टेक्निक है,
ये सपोर्ट करती है कॉन्टेक्स्ट अवेयर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन को। इसका एम ये होता है कि कोई सा एक मोबाइल टूल या कुछ भी ऐसा बना दिया जाए जो कि एथनोग्राफी को सपोर्ट करता हो या इसकी टेक्निक्स को सपोर्ट करता हो। बेसिकली मोबाइल टूल जरूरी नहीं है, लेकिन देयर इज अ रिसर्च जो कि बेसिकली एम कर रही है इसी पे कि वो मोबाइल टूल बना रही है कैसा कि जो कि एथनोग्राफी को सपोर्ट करता है। और वो ये करता है कि जो ऐसा स्टेक होल्डर जो कॉन्टेक्स्ट अवेयर है, जिसको पता है कि बेसिकली इसमें क्या होगा। फॉर एग्जांपल आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, अब उसमें आपका जो स्टेक होल्डर है वो लाइब्रेरियन भी हो सकता है, और आपका जो लाइब्रेरियन अगर वो वेल एक्सपीरियंस्ड लाइब्रेरियन है तो ऑफ कोर्स उसके पास वो कॉन्टेक्स्ट अवेयर है, उसके पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा कि मैंने इस तरह के सॉफ्टवेयर सिस्टम्स लाइब्रेरी के लिए यूज किए होते हैं, ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है, वो आपको एक डिटेल्ड लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। या आप दूसरी लाइब्रेरी से कंसल्ट कर सकते हो जिनके पास मैनेजमेंट सिस्टम्स चल रहे हैं, और आप उनसे बेसिकली अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो एलिसिट कर सकते हो कि बेसिकली एक टिपिकल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में कौन कौन से फीचर्स होते हैं। फोकस एथनोग्राफी यही होती है कि जी वो पर्सन जो बिल्कुल, आप जितना एथनोग्राफी में कॉन्टेक्स्ट अवेयर को इनसाइड जाते जाओगे उतनी एथनोग्राफी फोकस होती जाती है। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? सादा लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सपर्ट है ना, हम उस उनसे, या जो रेलेवेंट बंदे हैं या जिनको आइडिया है उन चीजों का या जिन्होंने उन पे काम किया हुआ है, हम उनसे ले रहे हैं रिक्वायरमेंट। जी क्लियर एवरीवन? मैम एथनोग्राफी में तो हम वो एनवायरनमेंट में जाके नहीं सिस्टम को स्टडी करते हैं। हाँ, आप वही तो मैंने बता रही हूँ कि लाइब्रेरी में जाओगे, लाइब्रेरियन और एक्सेट्रा, इनसे आप पूछोगे, इनसे लोगे, या कोई ऐसा पर्सन जिसने आप किया हुआ है उनसे आप पूछोगे कि भाई क्या चल रहा है, क्या कौन सी फीचर्स हैं या कौन सी पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स वगैरह, वो सारी चीजें उनसे लिस्ट डाउन करवाओगे। नॉर्मली जब आप ठीक है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जाते हो ना, जी मैम। जहां पे आप अच्छा आप देखो, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का इन्वायरमेंट आपकी लाइब्रेरी ही रहेगी। और लाइब्रेरी में जाके आप किन से पूछ रहे हो? उन लोगों से पूछ रहे हो जो वहां पे एक्सपीरियंस, जो वहां पे लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। उस बंदे से तो नहीं पूछोगे ना जो वहां पे गार्ड है, उससे तो नहीं पूछोगे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा। सो नहीं, जिसने बनाया हुआ, हम देखो बच्चे, वंस अगेन हम एथनोग्राफी में हम ये नहीं कह रहे कि हम ऐसे किसी बंदे से रिक्वायरमेंट ले रहे हैं जिसने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है इस तरह का, या जिसने इस तरह का सॉफ्टवेयर मस्ट यूज किया हुआ है, हम ये नहीं कह रहे। फिर ओनली सेइंग हम एथनोग्राफी में हम उस पर्सन से रिक्वायरमेंट ले रहे हैं जो बेसिकली इस इन्वायरमेंट में, या जो लाइब्रेरी रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट अवेयर है, वो उसको लाइब्रेरी का आइडिया है कि लाइब्रेरी में फंक्शंस या फीचर्स या चीजें किस तरह से वर्क करती हैं। हम उस पर्सन से रिक्वायरमेंट ले रहे हैं। क्लियर? मैम फिर इंटरव्यू और एथनोग्राफी में मेन डिफरेंस क्या है, क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ तो आपकी लोकेशन ही साइड, चेंज हो रही है। इंटरव्यू तो आपकी साइड नहीं, देखो, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनवाना है, आपका क्लाइंट यूनिवर्सिटी है। इंटरव्यू में आप यूनिवर्सिटी से पूछ रहे हो भाई क्या चाहिए आपको। एथनोग्राफी में आप यूनिवर्सिटी से नहीं पूछ रहे, आप यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जा रहे हो और उसके लाइब्रेरियन से पूछ रहे हो, या वहां के स्टाफ से पूछ रहे हो, वहां पे जो मौजूद स्टूडेंट्स हैं या जो फैकल्टी मेंबर्स वहां पे मौजूद हैं और वो लाइब्रेरी को यूटिलाइज करें, आप उनसे पूछ रहे हो कि क्या होना चाहिए। ओके एक मैम। ठीक है, हाँ जी आप सही कह रहे हो। क्लियर है? यस मैम। क्लियर वो? यस मैम। ये एथनोग्राफी एंड प्रोटोटाइपिंग फॉर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का वो एक उन्होंने जेनेरिक सा बताया है कि एथनोग्राफिक एनालिसिस करें, उनमें से फिर एक मीटिंग कर लें जिसमें आप डीब्रीफ करें कि भाई ये वाली रिक्वायरमेंट्स आई हैं और इस तरह से है, उस पे से आप फोकस्ड एथनोग्राफी करें, फिर आप प्रोटोटाइप को इवेलुएट करें,
सिस्टम प्रोटोटाइपिंग करें, दोबारा डीब्रीफ मीटिंग पर चले जाएं, ये प्रोसेस रिपीट होगा। और अनटिल अनलेस आपको एक ऐसी प्रोटोटाइप, एक ऐसी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट नहीं मिल जाता कि जिससे आप सेटिस्फाइड हो। हसन सुबानी इतनी लेट क्यों प्रेजेंट है? मैम 20 मिनट से मैं क्लास ले रहा था मैम, 5-10 मिनट लेट था। जेनेरिक सिस्टम डेवलपमेंट भी इसका पार्ट हो जाएगी जी। बेसिकली आपने जेनेरिक सा एक सिस्टम डेवलप कर दिया और उसके बाद ये सारे प्रोसेस चलते गए, फिर एट द एंड जब तक आपको एक ऐसी सिस्टम प्रोटोटाइप नहीं मिल जाती जो कि आपकी जो कि एक्चुअली आपको रिक्वायर्ड है, आप तब तक ये प्रोसेस जो है इन साइकिल चलते जाएंगे। सिनेरियोज, अच्छा, डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। सिनेरियोज आर रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ हाउ अ सिस्टम कैन बी यूज्ड। एक सिस्टम यूज कैसे होगा। अब एक सिनेरियो जो है उसमें डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है, उसमें कोई फ्लो भी हो सकता है, उसमें व्हाट कैन गो रॉन्ग कंडीशंस भी हो सकती हैं, उसमें कुछ एक्टिविटीज हो सकती हैं, उसमें स्ट्रेट की डिस्क्रिप्शन या फिनिशेस। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके सामने एक सिनेरियो लेके आऊं तो दिस इज अ पर्टिकुलर सिनेरियो फॉर कलेक्टिंग मेडिकल हिस्ट्री इन एमएचसी पीएमएस। वो कहता है इनिशियल assumption is the patient has seen a medical receptionist who has created a record in the system and collected the patient's personal information, that is name, address and age, etc. A nurse is logged onto the system and is collecting medical history. इसमें वो बेसिकली अजम्पशन बता रहा है। अजम्पशन उसकी ये है कि पेशेंट एक रिसेप्शनिस्ट से मिला और उसने उसका जो है वो रिकॉर्ड ऐड करके तो उसका एक पेशेंट का पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड कर दी हुई है। नर्स जो है वो ऑलरेडी सिस्टम में लॉग्ड इन है और वो मेडिकल हिस्ट्रीज कलेक्ट कर रही है। अब नॉर्मल फ्लो ये है कि द नर्स सर्चेस फॉर द पेशेंट बाय फैमिली नेम। इफ देयर इज मोर देन वन पेशेंट विद द सेम सरनेम, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज अनमोल बिलाल, तो वो मुझे फैमिली नेम बिलाल से सर्च करेगी। और अगर वहां पे मल्टीपल स्टूडेंट्स आ रहे हैं with the name with the same surname, so the given name, first name in English and date of birth are used to identify, then she will use my date of birth and my name in English और फिर वो मुझे आइडेंटिफाई करेगी। अच्छा, नॉर्मली इसमें ना आपका जो सर्च है इसको अगर आपने मजीद एक्यूरेट बनाना हो तो आप कहते हो कि बजाय नेम से सर्च करने के और डेट ऑफ बर्थ से सर्च करने के, जो कि सेम भी हो सकती है ना, किसी की हो सकता है कि दुनिया में कोई एक और अनमोल बिलाल हो जिसकी सेम मेरी वाली डेट ऑफ बर्थ हो। दिस इज अ हाई पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी एटलीस्ट। तो हम कहते हैं कि बजाय इसके आप एनआईसी, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड से वेरीफाई करें, बिकॉज वो एक ऐसी चीज है जो कि यूनिक है। अच्छा, द नर्स chooses the menu option to add medical history. Nurse ने medical history add कर दी। Then the nurse then follows a series of prompts from the system to enter information about consultations elsewhere on mental health problems, pretext input, existing, etc. 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 बेसिकली अब ये एक सिनेरियो, इस सिनेरियो में वो बता रहा है कि मेरी assumption ये है कि ये काम हो चुका होगा। फ्लो ये है कि पेशेंट इसके पास जाएगा, वो पेशेंट से ये चीज पूछेगी, ये एंटर करेगी, फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा। ये वो सिनेरियोज डिफाइन कर रहे हैं। व्हाट कैन गो रॉन्ग, रॉन्ग ये हो सकता है कि पेशेंट का डेटा ही एग्जिस्ट ना करता हो, या एग्जिस्ट करता है लेकिन आपको मिल नहीं रहा, या मल्टीपल पेशेंट्स एग्जिस्ट करते हैं विद द सेम नेम एंड द सेम डेट ऑफ बर्थ। तो नर्स को एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहिए और उस रिकॉर्ड को उसको और उसमें उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना चाहिए एंड सो ऑन। ये उसने डिफरेंट सिनेरियोज बता दिया आपको। देन अदर एक्टिविटीज कौन सी हो सकती है कि रिकॉर्ड में बी कंसल्टेड बट नॉट एडिटेड बाय अदर स्टाफ, और सिस्टम स्टेट आपकी यूजर इज लॉग्ड ऑन एक्सेट्रा। अगर इसी को मैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के एक सिंपल सिनेरियो आपको एग्जांपल के तौर पे दूं तो आई विल से अजम्पशन ये है कि जिस स्टूडेंट के पास उसका आईडी कार्ड है उसके पास उसका नंबर भी है और उसके पास उसके ईमेल का पासवर्ड भी है। मेरा नॉर्मल फ्लो ये है कि स्टूडेंट आता है, वो अपना आईडी कार्ड देता है, लाइब्रेरियन उसका आईडी कार्ड नोट करता है, स्टूडेंट बुक देता है, लाइब्रेरियन बुक नोट करता है, स्टूडेंट के नेम पे इशू करता है और स्टूडेंट को बताता है कि आपकी रिटर्न डेट जो है वो ये है, अगर इस रिटर्न डेट पे नहीं आता तो इतना फाइन जो है वो ऐड हो जाएगा।
ये नॉर्मल फ्लो है। बुक इशू होती है तो बैक लाइब्रेरी स्टॉक से उसका वो स्टॉक मैनेज हो जाता है एंड दैट्स इट। ये हमारा नॉर्मल फ्लो है। इसमें एक रोंग क्या हो सकता है, व्हाट कैन गो रोंग? तो रोंग ये हो सकता है कि एक स्टूडेंट आया, उसने अपना आईडी कार्ड दिया, उसने बुक बताई, लेकिन जब लाइब्रेरियन ने स्टूडेंट का प्रोफाइल ओपन की तो वहां पे बुक लिमिट एक्सीड हो चुकी हुई। स्टूडेंट ने ऑलरेडी 3 बुक्स इशू करवाई हुई थी और अब वो चौथी बुक इशू नहीं करवा सकता। तो दिस कैन गो रॉन्ग। इस केस में लाइब्रेरियन विल आस्क द स्टूडेंट टू रिटर्न वन ऑफ द बुक्स जो उसने ऑलरेडी इशू करवाई हुई है, और फिर जो है वो स्टूडेंट 4th बुक ये वाली बुक इशू करवा सकता है। तो इस तरह से आपने जो अपने प्रोजेक्ट में जो सा भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, आपने उसकी तरह के सिनेरियोज आइडेंटिफाई करने हैं और आपने उन सिनेरियोज को लिस्ट डाउन करना। क्लियर जी? सिनेरियोज में किसी को कोई मसला? नो मैम। अच्छा, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, नेचुरल लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। बेसिकली हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज में लिखी होती हैं। सॉरी, नॉट एनएलपी, ओनली नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज में लिखी होती हैं। बाय नेचुरल लैंग्वेज वी मीन द लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय अस ह्यूमन बीइंग्स। तो ये लैंग्वेज कौन सी होगी? इंग्लिश लैंग्वेज होगी। तो आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी होगी। अब मसला क्या है? मसला ये है we use natural language for writing requirements because एक्सप्रेसिव है, इंट्यूटिव है, यूनिवर्सल है। आपने एक जगह पे रिक्वायरमेंट्स लिखी, अब आप दुनिया के किसी भी मुल्क में वो फॉरवर्ड कर दो तो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि वो नेचुरल लैंग्वेज में लिखी गई। कैन बी अंडरस्टूड बाय यूजर्स एंड कस्टमर्स एंड एटसेट्रा। गाइडलाइंस हैं जी फॉर राइटिंग द रिक्वायरमेंट्स। Use languages in a consistent way. Use shall for mandatory requirements and should for desirable requirements. अच्छा, हमेशा आपकी रिक्वायरमेंट में जो है वो shall should यूज होता है। अगर आपने कोई रिक्वायरमेंट मैंडेटरी करनी है कि ये सिस्टम में मस्ट होगी, फॉर एग्जांपल द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम shall issue a book to a student by giving their ID card number and maybe password समथिंग, ठीक है। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि इशू होनी ही होनी चाहिए। और एक डिजायर्ड रिक्वायरमेंट हो सकती है कि द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम शुड मेंटेन द एम्प्लॉय अटेंडेंस यूजिंग बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए उनकी। ये लेकिन डिजायर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि डिजायर्ड रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि इन पे बात की जा सकती है, इनको निगोशिएट किया जा सकता है, ये इनको देखा जा सकता है कि वेदर वी शुड गो फॉर देम और नॉट, उनको रखना है नहीं रखना, या ये फ्यूचर बिल्ड्स में आएंगी या कब आएंगी। यूज हाईलाइटिंग टू आइडेंटिफाई की पार्ट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। अपनी रिक्वायरमेंट की आपने पूरी लाइन लिखी, उसमें बुक इशू जो है उसको हाईलाइट कर दो। वो बुक इशू बता रहा है कि दिस इज अ रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द इशूइंग ऑफ अ बुक टू अ स्टूडेंट, हाईलाइट कर दो उस टेक्स्ट को। अवॉइड द यूज ऑफ computer jargon, include an explanation rationale of why a requirement is necessary. अच्छा, do avoid statements which are ambiguous. Do avoid statements which are ambiguous. Ambiguous का मतलब यह है कि जी the library management system shall allow the access to the system to student by taking their credentials. अब ये जो क्रीडेंशियल्स है ये क्या है? ईमेल और पासवर्ड है, आईडी और पासवर्ड है, यूजर नेम और पासवर्ड है, ये क्रीडेंशियल्स हैं क्या? सो दिस शुड नॉट बी अम्बिगुअस और एनीथिंग। अच्छा, प्रॉब्लम्स विद नेचुरल लैंग्वेज हमारे पास ये है कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स है जी नेचुरल लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज में आपने देखा है कि अगर आप सेमीकोलन्स या कोमास या डॉट्स को सही से यूज नहीं करते तो उसकी वजह से जो है वो आपका सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाता है। कंप्लीट सेंटेंस का मतलब जो है वो चेंज हो जाता है। एक कोमा की मिसप्लेसमेंट से आपके सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाता है। सो दे से कि डोंट डू दैट। जब आप रिक्वायरमेंट्स लिख रहे हो तो बी वेरी फोकस्ड कि आप रिक्वायरमेंट सही लिख रहे हो। एग्जाम्पल है जी फॉर इंसुलिन पंप सॉफ्टवेयर सिस्टम की रिक्वायरमेंट की, तो देखें जी सिस्टम शेल आ गया, इसका मतलब ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ये सिस्टम का पार्ट होगी ही होगी।
लाजमी है। The system shall measure the blood sugar and deliver insulin if required every 10 minutes। मतलब हर 10 मिनट के बाद सिस्टम यूजर का ब्लड शुगर लेवल देखेगा और इंसुलिन डिलीवर करेगा अगर रिक्वायर्ड है। Change in blood sugar are relatively slow, so more frequent measurements is unnecessary. Less frequent measurement could lead to unnecessary high sugar level। अब ये वो एक्सप्लेनेशन है जो उसने पिछली स्लाइड में कही थी ना, एक रिक्वायरमेंट की अगर कोई एक्सप्लेनेशन है तो उसको ऐड कर दिया करें। तो ये अब आपके यूजर ने उस रिक्वायरमेंट की एक्सप्लेनेशन ऐड किया कि व्हाई एक्चुअली डू आई नीड दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट टू रन आफ्टर एवरी 10 मिनट्स। ये उसने उस रिक्वायरमेंट को जस्टिफाई किया। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? जी क्लास, एनी क्वेश्चंस? क्लास क्लियर है? यस मैम। अच्छा, स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन फॉर्म बेस्ड है जी। अब इसमें वो डेफिनेशन आप कर रहे हैं फंक्शन की या एंटिटी के, होगा क्या, फिर उसकी इनपुट्स क्या आएंगी। अभी आप थोड़ी सी मजीद इन डेप्थ में चले गए, मैं आगे आपको दिखाती भी हूँ कि ये किस तरह से लिखा जाएगा, आउटपुट्स क्या होंगी, कहाँ जाएंगी, इंफॉर्मेशन कौन सी रिक्वायर्ड है, और एक्सेट्रा, डिस्क्रिप्शन क्या होगी, प्री एंड पोस्ट कंडीशन क्या होगी, साइड इफेक्ट क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल, दिस इज वन एग्जांपल। आपने जो पीछे लिखा है इंसुलिन पंप का, ये उसी की एक एग्जांपल है। इंसुलिन पंप का सॉफ्टवेयर है जिसमें फंक्शन क्या है कि कंप्यूट आपने करना है इंसुलिन डोज। आपके पास शुगर लेवल आया पेशेंट का, आपने कंप्यूट करना है कि अब इसके कोरस्पोंडिंग जो है वो इंसुलिन का डोज क्या होना है, ये फंक्शन है। डिस्क्रिप्शन आपके पास नीचे लिखी है, उसने कहा कि कंप्यूट द डोज ऑफ इंसुलिन टू बी डिलीवर्ड when the current measured sugar level is in the safe zone between 3 and 7 units। मतलब जब शुगर लेवल जो है वो 3 और 7 के दरमियान है, उस टाइम पे डोज ऑफ इंसुलिन को मेजर करो। इनपुट्स क्या है, करंट शुगर रीडिंग है और द प्रीवियस 2 रीडिंग्स। अभी वाली शुगर रीडिंग क्या है और इससे पिछली 2 शुगर रीडिंग्स क्या थी, मतलब टोटल 3 शुगर रीडिंग्स इनपुट्स हैं। सोर्स क्या है, करंट शुगर रीडिंग फ्रॉम सेंसर, कोई ना कोई सेंसर होगा जो बॉडी से अटैच होगा, उसके थ्रू आपको रीडिंग आ रही होगी। अदर रीडिंग्स फ्रॉम मेमोरी, करंट वाली रीडिंग आपने जो सेंसर लगाया उससे आ रही है, वो लेते ही आप कहीं ना कहीं सेव करवा रहे होगे, जहां पे आप मेमोरी में सेव करवा रहे हो वहां से आपने पिछली 2 रीडिंग्स ले ली। आउटपुट क्या होगी, जो आपने डोज कंप्यूट किया जो कि अब डिलीवर होना है या इंजेक्ट होना है। डेस्टिनेशन क्या है, मेन कंट्रोल लूप। कंट्रोल लूप ये कि जहां पे आपका इंजेक्शन का कंट्रोल है ना, ये वहां पे जाएगा और वो इंजेक्ट हो जाएगा। क्लियर? मैम कंट्रोल रूम का, अच्छा, कंट्रोल रूम जो है ना, ये आपका वो पार्ट है आपके सिस्टम का जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है आपके इंजेक्शन को इंजेक्ट करने के लिए, या जो आपके सिस्टम के कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, हार्डवेयर को जो कंट्रोल कर रहा है। इंसुलिन पंप की बात कर रहे हैं ना हम, तो जो हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है। अब ये कोई ना कोई ऐसा होगा कि जो इंजेक्शन को कंट्रोल कर रहा होगा कि इंजेक्शन किस तरह से इंजेक्ट होना है, तो ये वहां जा रहा होगा। क्लियर? यस मैम। ओके। अच्छा, एक्शन उसने बता दिया। एक्शन में आपका आ रहा है जी, देखें कि जो कंप्यूटेड डोज है, इफ द शुगर लेवल इज स्टेबल और फॉलिंग और इट्सेट्रा, तो मतलब ये उसने कंप्लीट एक्शन बता दिया कि शुगर लेवल ये हो तो ये कर दो, इसके बिटवीन हो तो ऐसे होगा, ये मतलब वो उसने कंप्लीट बता दिया। रिक्वायरमेंट्स आपकी थी कि जी आपको प्रीवियस 2 रीडिंग्स चाहिए सो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ शुगर लेवल को आप आइडेंटिफाई कर सको कि इंस्टेंट कि इंस्टेंटली तो यूजर की जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर गया, एक सर्टन लेवल पे ही जा रहा है, इसलिए आपको प्रीवियस 2 रीडिंग्स चाहिए। प्री कंडीशन उसने बता दी कि जो इंसुलिन रेजर्वोयर है वो कंटेन कर रही है एटलीस्ट द मैक्सिमम अलाउड सिंगल डोज ऑफ इंसुलिन, उसमें इतना इंसुलिन मौजूद है कि जो आप डोज के लिए यूज कर सको।
और इसी तरह उसने पोस्ट कंडीशन बता दी कि जितने डोज आपने किए हैं वो डोज निकलेंगे और वो रिप्लेस हो जाएंगे एटसेट्रा। एक और डोज एक तो निकलेगा आपके उसमें से जो पंप है, और दूसरी पोस्ट कंडीशन उसने ये यहाँ पे लिखी हुई है कि जो करंट रीडिंग है वो भी मेमोरी में जाके सेव हो जाएगी, ठीक है, और वो अब हिस्ट्री बन जाएगी और वो अब नेक्स्ट टाइम के लिए यूज होगी। अच्छा, साइड इफेक्ट, जी साइड इफेक्ट्स फिलहाल उन्होंने स्टेट किया है कि जी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हैज नो साइड इफेक्ट ना। क्लियर क्लास? तो अगर आपसे कहा जाता है कि अपने सिस्टम के सिनेरियोज आइडेंटिफाई करके और उनका एक स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशन लिखें रिक्वायरमेंट्स की, तो आप इस तरह से लिखेंगे। क्लियर एवरीवन? एनी क्वेश्चंस? क्लियर मैम। अच्छा, स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन टेबुलर फॉर्म में भी आप मतलब आ जाएगी। यूज टू सप्लीमेंट नेचुरल लैंग्वेज, मतलब नेचुरल लैंग्वेज का एक सप्लीमेंट है ये। पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू हैव टू डिफाइन अ नंबर ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस। मतलब जब आपके सिस्टम में कोई एक ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जिसके बहुत सारे पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं या जिसके बहुत सारे पॉसिबल एक्शंस हो सकते हैं, तो उसमें फिर आप टेबुलर फॉर्म यूज कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, the insulin pump system bases its computed on the rate of change of blood sugar level, and the tabular specification explains how to calculate the insulin requirement for different scenarios. बेसिकली यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपके सिस्टम में बहुत ज्यादा एक्शंस हैं, जिस तरह हमारे इंसुलिन पंप में बेसिकली ये होता है कि आप जब कंप्यूट करने लगते हो तो उससे पहले आपको ब्लड का शुगर लेवल लेना है। अब नाउ देयर आर 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कि ब्लड का शुगर लेवल जो है वो प्रीवियस 2 रीडिंग्स के साथ एक लेवल पे है, विच मीन्स के इट्स फाइन। लेकिन ये भी हो सकता है कि प्रीवियस 2 रीडिंग से उसकी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। अब वो फ्लक्चुएशन हाई भी हो सकती है, वो फ्लक्चुएशन लो भी हो सकती है। दिस इज वेरी मच पॉसिबिलिटी कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो थोड़ा सा ही सही लेकिन डिक्रीज किया हो या इंक्रीज किया हो, या वो प्रीवियस 2 रीडिंग्स के बिटवीन में आ रहा हो। मतलब देयर आर सो मेनी डिफरेंट पॉसिबल सिनेरियोज ना। तो इन सबके करस्पॉन्डिंग एक्शंस आपने डिफाइन करने हैं। तो जब इस तरह से हो तो हम कहते हैं कि भाई टेबुलर फॉर्म यूज कर लें। अभी आप टेबुलर फॉर्म देखें तो यहाँ पे आप कंडीशंस बताते जाएंगे कि जब शुगर लेवल ये हो ये हो ये हो तो ये करना है, ये हो तो ये करना है, एटसेट्रा। आपने डिफरेंट कंडीशंस बता दी और हर कंडीशन के करस्पॉन्डिंग आपने अपनी रिक्वायरमेंट का एक्शन बता दिया। वो ये बता रही होती है, उसमें होता है कि एक नॉर्मल है, एक डेंजरस है, और इस तरह से होता है, हाई लो, इस तरह से चलता है। जी, ये वाली चीज आपका सिस्टम नहीं बता रहा, वो रिपोर्ट आपका सिस्टम बता रहा है। ये तो हम रिक्वायरमेंट डिफाइन कर। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन पे आ जाए। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में हम कंसर्न है विद demonstrating that the requirements that have been defined the system that the customer really wants। कि जो रिक्वायरमेंट हमने लिखी है ना वो बिल्कुल वही रिक्वायरमेंट है जो हमारा कस्टमर चाहता था। तो रिक्वायरमेंट चेकिंग हम किस तरह करते हैं, हम उसकी वैलिडिटी करते हैं। डज द सिस्टम प्रोवाइड द फंक्शंस व्हिच बेस्ट सपोर्ट द कस्टमर नीड्स। जो हमारे सिस्टम के फंक्शंस हैं वो वही हैं जो हमारे यूजर की नीड को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। कंसिस्टेंसी, क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, अगर कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं तो उनको रिजोल्व किया जाए। कंप्लीटनेस, क्या जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हैं कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कि उनमें कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है। रियलिज्म, क्या जो रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं वो जो हमारे पास बजट है या जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं या जो टेक्नोलॉजी है उसके कोरस्पोंडिंगली वो फिजिबल भी है या नहीं है। वेरीफाइबिलिटी, क्या हम इन रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये हमने लास्ट टाइम बात की थी रिक्वायरमेंट टेस्टिंग की। क्लियर क्लास? एनी क्वेश्चंस इन दिस? क्या हम बजट आइडेंटिफाई करते हैं जब हमारे पास कस्टमर एक वेग सी रिक्वायरमेंट्स हमें दे देता है, देन वी डिफाइन के ये बजट है। और कुछ कस्टमर के अपने माइंड में भी होता है कि मैं इतना ही बजट स्पेंड करूंगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। वो तो बात की बात है, वो तो बात की। क्लियर बच्चों? जाग रहे हैं ना सब?
Yes, ma'am. रिक्वायरमेंट वैलिडेशन की टेक्निक्स हैं जी, रिक्वायरमेंट्स रिव्यूज हैं जिनमें आप सिस्टमैटिक मैनुअल एनालिसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स करते हो, आप रिक्वायरमेंट को गो थ्रू करते हो, उनको देखते हो, उनको रीड करते हो, उनको रिव्यू करते हो कि वेदर दिस रिक्वायरमेंट इज वैलिड और नॉट, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग, आप एक प्रोटोटाइप बना लेते हो, कस्टमर को देते हो, फीडबैक लेते हो एंड सो ऑन सो ऑन। टेस्ट केस जनरेशन है जिसमें आप पहले टेस्ट केसेस बना लेते हो अपने कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली, और फिर आप देखते हो कि क्या ये टेस्ट केसेस हमारी इन रिक्वायरमेंट्स, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, क्या वो इन टेस्ट केसेस को फुलफिल करती हैं कि नहीं करती। यूजर्स ऑफ अ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपके कस्टमर्स हैं, मैनेजर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेस्ट इंजीनियर्स हैं, मेंटेनेंस इंजीनियर्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये वो तमाम लोग हैं जिनके पास आपका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जाता है और जो उसको रिव्यू कर रहे होते हैं। ये स्ट्रक्चर है जी IEEE का, ये हमने लास्ट टाइम भी देख लिया था, ये इस टाइम भी वही है। एनी क्वेश्चंस क्लास? जी बच्चों, एनी क्वेश्चंस इन टुडेज लेक्चर? अस्सलाम वालेकुम मैम।